हेलो एवरीवन। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे होगे, या तो 2 दिन बचे होंगे, 3 दिन बचे होंगे, या 1 दिन बचे होंगे आपके क्लैट एग्जाम में। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस वीडियो? देखो, व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट सरप्राइज, चाहे नेगेटिव सरप्राइज हो या पॉजिटिव सरप्राइज हो, व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट? अगर वो पॉजिटिव तो मजा क्यों आता है? क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है। अगर वो नेगेटिव है तो हमें क्यों शॉकिंग लगता है, या क्यों हमारे लिए वो बड़ा चीज हो जाता है? क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि क्या गलत होने वाला है। नाउ एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पहले से पता हो कि क्या होने वाला है तो सरप्राइज खत्म। यही मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं, ऑल द पॉसिबिलिटीज जो एग्जाम वाले दिन पॉसिबल है कि आपको एज अ सरप्राइज मिल सकती है, एंड हाउ यू हैव टू टैकल दोज थिंग्स एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड उनके लिए प्रिपेयर्ड होने के लिए। देखो, ये जो लास्ट के 2-3 दिन बचे हुए होते हैं ना, पढ़ाई लिखाई आपको ज्यादा इसमें करने नहीं है, कुछ पढ़ने लायक चीज बचती नहीं है क्योंकि आप इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हो, तो पढ़ाई आपकी हो जा रहती है। इट्स वेरी नॉर्मल कि लास्ट के डेज में कुछ ना पढ़ना या बहुत कम पढ़ना, बट लास्ट के डेज वो माइंडसेट में जाने के लिए होते हैं कि एग्जाम हमारा बिगड़ ना जाए। देखो, जो एग्जाम के 3 से 4 घंटे होते हैं ना, 2 घंटे का पेपर है बट मैं 3-4 घंटा क्यों बोल रहा हूँ, शुरू के 2-3 घंटे में मिला के चल रहा हूँ। तो जो एग्जाम के 3 से 4 घंटे होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। आपकी पूरी तैयारी एक तरफ, वो आखिरी के कुछ घंटे एक तरफ। तो ना, व्हाट आर वी सपोज टू कीप इन आवर माइंड ताकि हम उस जोन में ना फंसे? देखो, ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या लगता है साल में कितने एस्पिरेंट्स कंपटीशन में होते हैं कि वो आराम से टॉप 3 एनएलयू में जा सकते हैं? क्या जिनका सिलेक्शन हुआ है सिर्फ वही कैपेबल होते हैं जाने के? नहीं। अगर 100 लोगों का टॉप एनएलयू में सिलेक्शन हो रहा है तो 500 लोग ऐसे जो वहां जाने के कैपेबल हैं। नो, व्हाट्स द रीजन कि 400 नहीं जा पाते, 100 जा पाते हैं? एग्जाम वाले 2 घंटे का परफॉर्मेंस। तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड अगर हमें उन 2 घंटों को हैंडल करना है? तो ध्यान से समझना है इन सारी चीजों को। देखो, सबसे पहली पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आप सभी को इस चीज को ध्यान में रखना है, विच इज नॉट थिंकिंग अबाउट द डिफिकल्टी। अब मैं इसको एक पूरे बंडल में आपको समझा रहा हूं कि क्या आपको नहीं करना है। आपको पहले से सोच के नहीं रखना है कि कैसा पेपर आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का पैटर्न होगा। यस, मैं इस चीज को भी गौर कर रहा हूं। आपको पेपर का लेवल क्या होगा, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के कितने पैसेजेस होंगे, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के आएंगे, जीके किस टॉपिक से आएगा, पैसेजेस किस टॉपिक से आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे लीगल रीजनिंग में, या फिर डायरेक्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या प्रिंसिपल बेस्ड होगा, या फिर पैराग्राफ बेस्ड होगा, किस टाइप का आएगा, एआर आएगा या नहीं आएगा। 50 चीजें माइंड में चल रही होगी, बट यही नहीं चलाना है। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्यों ये चीज आपको माइंड में नहीं चलाना है। देखो, जब भी आप कोई प्री प्रेडिक्शन करके एग्जाम में जाते हो ना, इमेजिन करो आप एक प्री प्रेडिक्शन के साथ एग्जाम में गए हो, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जाम में गए हो, एंड यही एक सिंगल प्लानिंग का ड्रॉबैक होता है कि जब आप उसके साथ एग्जाम में जाओगे प्री प्रेडिक्शन के साथ, अगर वैसा नहीं आया, इमेजिन अगर वैसा पेपर नहीं आया और शुरू में आपने पेपर एनालाइज किया, शुरू के 2 मिनट में कैसा शॉक लगेगा और आपको क्या पैनिक होगा। इसी चीज से आपको मैं बचने को बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी आप प्री प्रेडिक्शन लेके जाते हो, इफ देयर इज प्रेडिक्शन, इफ देयर आर एक्सपेक्टेशंस, और अगर ये दोनों चीजें खरे नहीं उतरे एग्जाम के दिन, तो फिर हम पैनिक कर जाएंगे। एंड जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, इस वजह से क्या होता है, वो इनिशियल टाइम पे ही हमें ऐसा शॉक लग जाता है कि पूरे पेपर में हमें या तो उससे ओवरकम करने में टाइम वेस्ट कर जाते हैं, या फिर काफी स्टूडेंट्स तो ओवरकम ही नहीं कर पाते हैं। तो अब से लेके एग्जाम वाले दिन तक ये सोचना छोड़ दो कि पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा, कितने लेवल का आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा, लेंथी आएगा, शॉर्ट आएगा, एआर आएगा, नहीं आएगा, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड आएगा या आएगा, जीके पैसेज के अंदर आंसर होगा या नहीं होगा, मैथ्स में 2 पैसेज होंगे या 3 पैसेज होंगे, मैथ्स टफ आएगा या इजी आएगा, कुछ नहीं सोचना है। माइंड में क्या रखना है? अपना कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जो चीजें आपने ध्यान में रखी है वो ध्यान में रखना, और आपको नॉलेज अपना लेके जाना है, दैट्स इट। कोई प्री कंसीव नोशन लेके नहीं जाना है। आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट के बेसिस पे पेपर सॉल्व करना है। देखो, पेपर जो आएगा 2 घंटे में सॉल्वेबल होगा, अगर 2 घंटे में सॉल्व करने लायक नहीं है तो वो किसी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि भाई पेपर जो आया है सबके लिए सेम आया है, तो प्री प्रेडिक्शन या प्री कंसीव नोशन से कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपका सिर्फ लॉस होगा अगर वैसा पेपर नहीं आया तो। बट अगर आप अपना कंसेप्ट लेके जाओगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान दोगे, ना कि ये एनालाइज करो कि अरे पेपर तो टफ आ गया, अब क्या होगा, बाकी लोग अच्छा कर रहे होंगे, मेरा बुरा हो गया। तो ये चीजों पे नहीं करना है, ठीक है। तो हमेशा क्या रखना है? अपने कंसेप्ट को, अपने मेरिट को एग्जाम हॉल पे लेके जाना है, रेदर देन कुछ प्रेडिक्शन एग्जाम हॉल पे लेके जाना है। अब कंसेप्ट इन द सेंस, इमेजिन करो आपको पता है कि असर्शन रीजन क्या होता है, या आर्ग्यूमेंट क्या होता है, या स्ट्रेंथ एंड वीकन क्या होता है। अब यही स्ट्रेंथ एंड वीकन अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा पैसेज बेस्ड नहीं, मैं पैराग्राफ बेस्ड पूछूंगा क्लैट एग्जाम में, आप कौन सा बच्चा डर जाएगा जिसको ये लगता है कि अरे मुझसे पैसेज बेस्ड बनता है, मुझसे स्ट्रेंथ एंड वीकन पैराग्राफ बेस्ड नहीं बनता? ये चीज दिमाग से निकालो। कंसेप्ट सेम होता है। मैं आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का पैसेज पूछूं या प्रॉफिट एंड लॉस का पैराग्राफ पूछूं, लगाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला ही।
मैं आपसे स्ट्रेंथन वीकन पैसेज पूछूं या स्ट्रेंथन वीकन का पैराग्राफ पूछूं, लगाओगे आप स्ट्रेंथन वीकन का फॉर्मूला ही। मैं आपसे जो भी मेरा लीगल रीजनिंग का प्रिंसिपल होता है वो पैसेज में डाल के पूछूं या प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड डाल के पूछूं, लगाओगे आप उस प्रिंसिपल को उसी तरीके से। अगर मैं वोकैब को डायरेक्ट पूछूं या वर्ड पार के फॉर्म में पूछूं, आप लगाओगे उस वोकैब का मतलब ही। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलने की वजह से क्वेश्चन नहीं बदल जाता, एंड उसका आंसर भी वही रहेगा। बदलेगा क्या? सिर्फ आपकी सोचने का तरीका। अगर आप ये सोच के जाते हो कि मुझे कंसेप्ट अप्लाई करना है, आप बहुत अच्छे से टैकल करोगे। अब इस सिचुएशन में बता रहा हूं, जब आप ये सोच के जाओगे ना, देखो मैक्सिमम जनता यही गलती करेगी। क्या गलती करेगी? कि भाई हम पहले से सोच के जाएंगे, ऐसा आएगा तो ये करूंगा, ऐसा आएगा तो वो करूंगा। 4-5 प्लान होना बिल्कुल अच्छा है, बट उसको स्ट्रिक्टली नहीं करना है कि इससे बाहर आ गया तो मैं फंस गया। आधी से ज्यादा जनता यही गलती करती है। अब दो टाइप के स्टूडेंट है, इमेजिन करो दो टाइप के स्टूडेंट है, एक ऐसा जिसके लिए अचानक से पैटर्न बदल गया और एक आप हो जिसके लिए अचानक से पैटर्न बदल गया। दोनों के लिए पैटर्न बदला हुआ है। ये क्या कर रहा है, इसको पता नहीं अब मैं क्या करूं, क्योंकि इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं। बात ये नहीं कि दोनों को सॉल्व करना नहीं आता, आप दोनों को वही स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सॉल्व करना आता है और आप दोनों को वही असर्शन रीजन या अजम्पशन या परसेंटेज सॉल्व करना आता है। प्रॉब्लम ये है कि इसको मेंटली वो प्रिपेयर्डनेस नहीं है इसके पास कि अगर दूसरे टाइप से सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैं क्या करूंगा। बट आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि भाई मुझे कंसेप्ट आता है, तुम किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछो। अब इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2-3 दिन में अलग तैयारी करनी, उसकी जरूरत भी नहीं है आपको। आपको जो आता है सिर्फ उसी के बल पे आप ये चीज कर सकते हो, बस माइंडसेट का खेल है। तो माइंडसेट क्या रखना है, मुझे कंसेप्ट पता है, मुझे मेरा नॉलेज है, मेरा इंफॉर्मेशन है। अब तुमको जिस फॉर्म में पूछना है तुम पूछो भाई। इस केस में जो पहला वाला बच्चा है वो मात खा जाता है और जो दूसरा बच्चा है वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है, जस्ट लाइक एलेट 2023 का केस। क्या हुआ था एलेट में? पैटर्न जस्ट डिफरेंट आ गया। जिसने अपना कंसेप्ट लगाया, अब देखो कट ऑफ तो डाउन जाएगा ही अगर अलग टाइप का या डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया तो, ये चीज ध्यान में रखना। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ डाउन जाएगा, आपको सिर्फ उस डाउन कट ऑफ का फायदा उठाना है और अपना बेस्ट दे देना है, अपना बेस्ट देना है उस मोमेंट में, अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना है, अपने नॉलेज को बैक करना है, रादर देन ये हम डर पे चले गए कि आप यार टफ पेपर आ गया मैं क्या करूं, या पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया मैं क्या करूं, मेरे सोचने से अलग आ गया मैं क्या करूं। बाकी सब इसी साइक्लोन में फंस जाएंगे। आप आराम से साइड से निकल जाना और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है टफ पेपर क्यों हमेशा हमारे लिए फायदे का होता है, अगर हम सही माइंडसेट में है तो। बाकी इजी आया तो आपको तो पता ही है क्या करना है, इतने सारे आपने इजी मार्क्स दिए 2024 2025 आपने देखा ही हुआ है। अब इसी पे मैं दूसरी चीज पे आता हूं, कभी भी पेपर अगर अलग टाइप का आ गया आपके सामने तो बीच एग्जाम हॉल में बैठ के कंसोर्शियम को कोसना, कंसोर्शियम को गाली देना, कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना, बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, मेरा XYZ दोस्त क्या कर रहा होगा, ये बंदा कैसे कर रहा होगा, कट ऑफ कितना चले जाएगा, बाकी लोग कितना अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मैं इस हिसाब से अटेम्प्ट करूं, इस हिसाब से अटेम्प्ट करूं, मत सोचना। वो 2 घंटे आपके प्रेडिक्शन के लिए, आपके कैलकुलेशन के लिए नहीं होते हैं भाई कि मैं 2 घंटा है, ठीक है पेपर टफ आया है, ओके बाकी लोग कितना कर रहे होंगे यार, ये नहीं सोचते हुए बैठना है। पेपर आया है, पेपर सॉल्व करने में लग जाओ, 2 घंटे सॉल्व करना है पेपर। और इसी पे मैं दूसरे पोर्शन पे आ रहा हूं कि अगर पेपर टफ आया तो पहली चीज कट ऑफ कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि टफ आया 2023 में तो ये हुआ था, ये 2 घंटे बाद मेरे साथ मिलकर आप कर लेना। मैं उस दिन आऊंगा तुरंत शाम को लाइव कि भाई पेपर कैसा आया था, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्या कट ऑफ जाएगा, सब डिस्कस करेंगे हम। वो 2 घंटा भाई प्लीज ये सब मत सोचना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना। पहली चीज कट ऑफ, बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, टफ आ गया, ये ध्यान से हटा देना। दूसरी चीज, अगर पेपर डिफिकल्ट आया, पेपर अलग टाइप का आया, सबके लिए आया है, आपको इसका फायदा उठाना है। सब अगर पेपर अलग या डिफिकल्ट टाइप का दिखा, सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो है, हाँ अभ्युदय भैया ने बोला था सबके लिए टफ आएगा, सबके लिए टफ आया है, नाउ दिस इज माय अपॉर्चुनिटी कि मुझे आगे बढ़ के इस मौके का फायदा उठाना है। इजी आता है तो छोटे से छोटा बच्चा भी जिसको कुछ नहीं आता वो भी स्कोर करके आ जाता है, जो सीधा क्लैट में जाके बैठ गया है। डिफिकल्ट इज द मोमेंट जिसमें आप चेरिश कर सकते हो और आपको उसमें फायदा उठाना ही है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नाउ व्हाट्स द थर्ड थिंग, यही मेरा तीसरा पॉइंट है कि भाई अगर पेपर टफ आ गया तो पेपर इजी हो या टफ हो, आपको अपना अटेम्प्ट कम नहीं करना है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, क्योंकि देखो टफ पेपर का आना इज अ सरप्राइज, इजी को तो आप टैकल करके पूरा सॉल्व कर लोगे। पेपर टफ आया या अलग पैटर्न का आया, अलग टाइप से आया, पैटर्न इन द सेंस में बहुत चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, पैटर्न क्या अलग होगा मैं आपको बता चुका हूं कि 1 लाइनर्स आ जाएंगे या फिर AR आ जाएगा या फिर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड आ जाएंगे या पैराग्राफ बेस्ड आ जाएंगे। तो अगर इस टाइप का कुछ अलग आता है तो बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, यार देखो टफ आया है, मुझे गलती कम करनी, मैं अटेम्प्ट अपना कम कर देता हूं, और कम करने के चक्कर में 90 अटेम्प्ट कर लेते हैं। भाई टफ पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है एक्यूरेसी आपकी हाई रहेगी नहीं। अब सिंस 90 आपने अटेम्प्ट किया और एक्यूरेसी आपकी हाई नहीं रहेगी, एवरेज एक्यूरेसी आपकी 80 भी होती है, उस दिन 70 हो गई, 9 7 63। अब क्या करोगे इतने का, 63 मार्क्स का कुछ हो पाएगा?
अब वहीं पे अगर आप उसी 75% एक्यूरेसी के साथ आपने 120 अटेम्प्ट किए हैं, आप एनीवेज 80 से ऊपर हो, अगर 70 भी करते हो तो इसीलिए मैंने क्या बोला है, टफ आया इजी आया, अटेम्प्ट शुड बी हाई। अगर डिफिकल्ट आया तो मैं आपको लेवरेज दे रहा हूं कि 110 अटेम्प्ट कर लो, इजी आया तो छोड़ना ही नहीं है, इजी आया तो 115 117 प्लस ही जाना है, बट डिफिकल्ट भी आया है तो अटेम्प्ट शुड नॉट बी लेस देन 110, और इजी आया तो 110 पे तो आप रेस से भी बाहर हो भाई। तो अगर डिफिकल्ट आया तो 110 तक जा सकते हो, वो भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में। अटेम्प्ट्स कम किसी भी केस में मत करना, अपना दिमाग लगाने मत बैठ जाना कि मैं एक्यूरेसी पे खेलूंगा। सिर्फ एक्यूरेसी के दम पे आप कभी क्लैट क्रैक नहीं कर सकते, बिकॉज क्लैट एक रीजनिंग बेस्ड एग्जाम है, एंड ऐसे एग्जाम जिसमें दूसरे की रीजनिंग आपको गेस करनी है, आप 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हो एक्सेप्ट फॉर जीके एंड मैथ्स। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि भाई मेरी अटेम्प्ट भी एट द एंड ऑफ द डे काम आएगी, तो अटेम्प्ट हाई रखना है, चाहे इजी आया टफ आया। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड पॉइंट, व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट, कि भाई अगर वही मैं पैनिक वाले पोर्शन पे जा रहा हूं, देखो जैसे ही आप के सामने इस टाइप की चीजें आती है कि पेपर टफ हो गया या सरप्राइज एलिमेंट हो गया या कुछ अलग चीज हो गई, तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम पैनिक करने लग जाते हैं। अब ये तो अलग चीज है, कई बार हम अननेसेसरी पैनिक कर रहे हैं कि आज एग्जाम का दिन है, आज मैं क्या करूंगा, मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा, यार मैं तो एंग्शियस हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। एग्जाम सेंटर के बाहर वो बच्चा तो 5 चीजें पढ़ रहा है, ये बच्चा 10 चीजें पढ़ रहा है, ये तो पेज पलट रहा है, मैं तो बिना कॉपी पे आ गया हूँ एग्जाम सेंटर के, ये बंदा 7 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, ये 1 साल से कर रहा है, ये 2 साल से कर रहा है, मैं तो सिर्फ 2 महीने से कर रहा हूँ। ये चीजें आप सोच के सिर्फ और सिर्फ खुद को टेंशन दे रहे हो। इस टॉपिक पे मैं आऊंगा अभी कंपैरिजन वाले पे, बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू अननेसेसरी पैनिक, हमेशा बहुत बार मैंने देखा है। देखो आप इस साल का पेपर देने जा रहे हो, मैं बहुत साल का पेपर दे के आ रहा हूं, मैंने हर बार स्टूडेंट्स देखे हुए हैं कि वो प्री प्रेडिक्शन करके जाते हैं, या वो कुछ सोच के जाते हैं, या वो अननेसेसरी पैनिक हो रहे होते हैं। किस बेसिस पे? आधे लोग तो सैंपल पेपर गैस कर रहे हैं। मैंने 50 जगह ये सुन लिया बच्चों के मुंह से कि यार सैंपल पेपर इजी आया, पेपर टफ आएगा देख लेना। या कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, यार सैंपल पेपर इजी आया, पेपर भी इतना इजी आएगा, देखना सबकी हालत खराब हो गई। भाई तुम इस साल का पेपर देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा पिछले साल का। मैं पिछले 5 साल से क्लैट को देख रहा हूं, कभी भी सैंपल पेपर जैसा पेपर नहीं आया है। तो क्या इसका मतलब फिर टफ आएगा भैया? अरे मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि उन्होंने खुद बोला हुआ है कि सैंपल पेपर के थ्रू गैस मत करो। मेरी बात को ध्यान से समझो कि गैस नहीं करना है पेपर कैसे आने वाला है। आपको कोई जरूरत नहीं है सोचने की, जैसा आएगा आपको सॉल्व करना है। उस 2 घंटे में इस डिबेट में भी नहीं जाना है अपने माइंड के अंदर कि अरे ऐसा कैसे पेपर दे दिया उन्होंने। वो 2 घंटे के बाद हम मिलके देख लेंगे क्या करना है, बट उस 2 घंटे में तो अपना बेस्ट दे के आना है, चाहे पेपर सबसे घटिया हो। ये ध्यान में रख लो। कंसोर्शियम घटिया पेपर बनाता है, ठीक है, उसने 2 घंटे बनाया, मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे वो सब लड़ाई को आप साइड कर दो। 2025 में भी सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हुआ जो 2 घंटे में सारा अटेम्प्ट करके अच्छे से आए थे। आपको भी सबसे पहला काम अपना यही करना है कि वो 2 घंटे में चाहे घटिया से घटिया पेपर हो, गलत से गलत पेपर हो, पूरा अटेम्प्ट करके अच्छे से दे के आना है। उसके बाद का देखा जाएगा। जब आप अननेसेसरी पैनिक करते हो तो क्या होता है, एग्जाम वाले दिन जो आपसे 2 घंटे में क्वेश्चन नहीं बना है, वो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप घर में इजीली 5 मिनट में बना सकते हो। द ओनली रीजन इज अननेसेसरी आप प्रेशर लेते रहते हो, अननेसेसरी आप पैनिक करते रहते हो। यार कुछ अलग चीज नहीं है ये कि एग्जाम वाले दिन हम पैनिक करें। अब इसका मैं सोल्यूशन आपको दूंगा कि भैया उस पेपर प्रेशर को हम कैसे हटाएं, बट इस चीज को ध्यान रखो कि जब आप नेगेटिव अननेसेसरी प्रेशर लेते हो तो आप उन क्वेश्चंस को भी नहीं बना पाते हो जो आप एग्जाम वाले दिन ही घर आके उसको अच्छे से बना लेते। नाउ भैया हाउ आर वी सपोज टू हैंडल दिस, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? अब इसका बेस्ट सोल्यूशन मैं बता रहा हूं यार, नो रश पॉलिसी। भैया व्हाट डू वी मीन बाय नो रश पॉलिसी? कहना क्या चाहते हो यार आप इस नो रश पॉलिसी के थ्रू? देखो यार हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम का जो सबसे क्रूशियल पीरियड होता है, जो सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है, वो आपका होता है शुरू के 5 से 10 मिनट। अपने पिछले भी काफी वीडियोस में मैंने ये बोला हुआ है, इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूं, अगर वो शुरू के 5 से 10 मिनट आपने कॉन्कर कर लिए तो आपका पेपर मक्खन की तरह एकदम स्मूथली जाएगा। बट अगर आपने वो कॉन्कर नहीं किया, आपको बहुत प्रॉब्लम आती जाएंगी पूरे प्रिपरेशन में। अब नाउ हाउ वी आर सपोज टू कॉन्कर दिस थिंग? सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला पैसेज आप सॉल्व करोगे वो देख के सॉल्व करना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या बेस्ट सीक्वेंस है, आप में से किसी का कुछ भी सीक्वेंस हो, पहला सेट तो सब रखे ही होंगे कि किससे मुझे पेपर शुरू करना है। वो आरसी हो सकता है, सीआर हो सकता है, लीगल हो सकता है, जीके हो सकता है, क्वांट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जब भी आप अपना पहला सेट शुरू करो तो देखो एटलीस्ट 10-15 सेकेंड आपको लगेगा ये काम करने में। पेजेस पलट के देख लो उस सेक्शन के कि किस किस टॉपिक से पैसेज आया है, एंड स्टार्ट विद दैट टॉपिक जो कि आपके लिए फेमिलियर है। फॉर एग्जाम्पल आपने आरसी से शुरू किया और आपको बहुत अच्छे से पता है रशिया यूक्रेन के बारे में, और पैसेज रशिया यूक्रेन पे आ गया, और आपने क्या देखा, ओके रशिया यूक्रेन पे आया हुआ है। अब आप क्या किया, आपने उस पैसेज से शुरू कर लिया।
या अब जरूरी नहीं रशिया यूक्रेन पे आया, जो आपको पता है उसी से है। उन चारों में सबसे ज्यादा अच्छा आइडिया आपको जिस पैसेज के बारे में है या सबसे ज्यादा फ्रेंडली आप जिस जॉनरा से हो उससे शुरू करो। सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे, बट ये 10-15 मिनट आगे जाके आपको पूरे पेपर में 4-5 मिनट का फायदा दे देंगे, और जो कॉन्फिडेंस देंगे उसकी तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस 10-15 मिनट लगेगा, 10-15 सेकंड लगेगा। रेडी, तेजी से चेक कर लो किस किस टॉपिक से पेपर आया है। जिस टॉपिक से आया उस पैसेज को पहले अटेम्प्ट करो, सीक्वेंस में करना कंपलसरी नहीं है। उस पैसेज को पहले अटेम्प्ट करो और उस पैसेज को थोड़ा स्लो करो। स्लो इन द सेंस, आप मॉक में अगर 4 मिनट 5 मिनट लेते हो तो उसको 5.5 मिनट भी ले सकते हो, बट उसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी फंबल के और बिना किसी गलती के सॉल्व करना है। अब आप इमेजिन करो, पेपर के पहले 5 से 6 मिनट आपका बेस्ट टॉपिक आपने सॉल्व किया है, अपने बेस्ट तरीके से सॉल्व किया है, 100% एक्यूरेसी के सॉल्व किया है, क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा यार। अब गलती कब होती है, हम पहला सेक्शन वो उठा लिए जिसका हमें आइडिया ही नहीं है, हमने पहला पैसेज वो उठा लिया जो सबसे टफ है हमारे लिए। अब सोचो कितना कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो इट्स नॉट अबाउट आपने कितनी प्रिपरेशन की है, वो 2 घंटे में बहुत सारी चीजें मैटर करती है अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन। इंडिया का 2023 वर्ल्ड कप पता है ना, सारे मैचेस इंडिया जीत के आई थी, ऑस्ट्रेलिया 2-3 मैचेस हार के आई थी, शुरू में तो बाहर भी होने वाली थी, बट आखिरी में फाइनल कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। तो इट्स अबाउट दी माइंडसेट जो कि आप फाइनल जिताता है, जो कि आपको एग्जाम क्रैक कराता है उस 2 घंटे में। तो उस 2 घंटे में हमेशा ध्यान रखना, पहले पैसेज का सिलेक्शन ही डिसाइड कर सकता है काफी बार कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सिर्फ 10-15 सेकंड दो, अपना बेस्ट पैसेज उठाओ और अपना बेस्ट दो शुरू के 5 से 6 मिनट में, फिर बेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी फ्लो की वजह से ऐसा टॉपिक जिसको आपको हवा भी नहीं है, जो आपके लिए बहुत टफ है, इतना इजीली आप निकल जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है। क्योंकि जब आप 5 से 6 मिनट में, देखो आप में से कितने लोगों ने स्टेज में कुछ स्पीच दिया है या कभी किसी के सामने परफॉर्म किया है। तो इसमें क्या होता है पता है, जब भी आप किसी के सामने परफॉर्म करने जाते हो तो सबसे पहले तो आप झिझकते हो, मना करते हो, बट देन आप शुरू करते हो। शुरू का 1-2 मिनट आपको लगता है, थोड़ा डर लगता है, बट जैसे ही वो 1-2 मिनट निकल जाता है फिर आप एकदम फ्री हो जाते हो। दैट इज द सेम थिंग, जब भी प्रेशर हैंडल करना है, बस वो शुरू के 4-5 मिनट, बस उन 4-5 मिनट में अपना फ्रेंडली चीजें करो, अपने कंफर्टेबल की चीजें करो, अपने, इसीलिए बोला जाता है अपने बेस्ट सेट से शुरू करो, अपना बेस्ट पोर्शन उठाओ, पैसेज उठाओ और अच्छे से उसको सॉल्व करो, मजा आ जाएगा। फिर आपको एकदम अलग ही लेवल पे आप उसको फिर सॉल्व करोगे। आप समझ सकते हो, इमेजिन करो उस दिन क्या मजा आएगा अगर वो पहला पैसेज आपने अपने पसंद का सॉल्व किया तो ध्यान रखना, जो पहला 5 से 10 मिनट होगा, अपने ध्यान की चीजें आपको सॉल्व करनी है। एंड अननेसेसरी रश नहीं करना है कि हम भाग भाग के एक एक चीज कर रहे हैं, मुझे तेजी से स्पीड मेंटेन करना है। शुरू में आधा मिनट, 15 सेकंड, 20 सेकंड डिले चलेगा, वो बाद में आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। अगर मैं प्रॉपर एनालॉजी दूं तो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू स्टार्ट समथिंग। गाड़ी फर्स्ट गियर में सबसे स्लो चलती है, बट वो एक बार 5th गियर में आ गई तो भागने लगती है। तो वो आपके शुरू के 5 से 6 मिनट आपके 5th गियर हैं, उसमें अपना बेस्ट पैसेज से ही आपको शुरू करना है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। नाउ दिस मेक्स मी टू कम टू माई 4th पॉइंट, विच इज कि यार मैथ्स अगर लेंदी आ गया, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि भैया व्हाट इफ मैथ्स लेंदी आ गया। तो हमेशा इस चीज को माइंड में रखना कि मैथ्स लेंदी आने पे आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो 5 सेक्शन में मैथ्स सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग प्रोन सेक्शन है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपने जो 4-5 मिनट जिस पैसेज में आपको लगाने थे उसमें आप 10 मिनट लगा चुके हो। एंड अगर बिना होस्ट का 1 मिनट भी आपका वेस्ट हो रहा है तो बहुत बड़ा वो इशू है। मतलब आपको आइडिया ही नहीं कि कब वो टाइम भाग गया। एग्जाम में ऐसा ही होगा, वो 2 घंटे कब निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा अगर आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो। अब इमेजिन आपने 5 मिनट के लिए उसको सॉल्व करना शुरू किया और 10 मिनट हो चुके, अब आप पैनिक कर जाओगे। तो उस टाइम को आपको देखते हुए चलना है कि अगर अननेसेसरी टाइम लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिख गया कि भाई 5 मिनट हो चुके हैं, मुझे इस पैसेज को 5 से 6 मिनट देना था, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब वो 5 से 6 मिनट में आपसे नहीं बना, तो इस बर्डन में मत रहना कि यार मैं 5-6 मिनट दे चुका हूं अब कैसे छोड़ूं। बहुत लोग इस बर्डन में रह जाते हैं कि 5-6 मिनट में दे चुका हूं अब कैसे छोड़ूं। तो ये कैसे छोड़ने वाले के चक्कर में पूरा पेपर बिगाड़ दोगे क्या? नहीं ना। तो अब आपको कैलकुलेटेड सोचना है कि यार 5 से 6 मिनट में छोड़ चुका हूं, अब अगर आपको लग रहा है कि बस 1 मिनट और दूंगा तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सिर्फ उसी केस में दो। बट अगर आपको हवा भी नहीं है क्वेश्चन का 5 मिनट के बाद, तो भाई छोड़ दो, वहीं पे दूसरे सेक्शन में चले जाओ या उसी मैथ्स का दूसरा पैसेज कर लो। अगर लेंदी या टफ आया तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स में टाइम वेस्ट तभी होता है जब वो लेंदी या टफ आ जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं कितना टाइम दे रहा हूं और कितने देर में ये पेपर सॉल्व होने वाला है। आप हमेशा पूछते हो ना भैया कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि आधा मिनट 1 मिनट एक्स्ट्रा देने से पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे तब दे दो,
बट अगर आपका 5 मिनट हो चुका है, जितना टाइम आप देने वाले उतना टाइम ब्रीच हो चुका है, उसके बाद भी आपको हवा नहीं लगा है क्वेश्चन, तो नहीं सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे नहीं रुकना है। इसको भी ध्यान दो, ये भी टाइम मैनेजमेंट टिप है, जस्ट लाइक मैथ्स। किसी भी क्वेश्चन पे नहीं रुकना है। पहली चीज रुकना इन द सेंस, अगर कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो इन्विजिलेटर से पूछना नहीं, उसको नहीं पता वो क्वेश्चन गलत है या सही है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना वहां पे कुछ सोच के कुछ ना कुछ करना है। और दूसरी चीज, अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक रहे हो तो अटकने का ड्यूरेशन होता है भाई 10 सेकंड 15 सेकंड। ऐसा नहीं कि हम 2 मिनट एक ही क्वेश्चन पे अटके हुए हैं। अगर 2 मिनट में आपको उस क्वेश्चन का हवा नहीं लगा है तो 3 मिनट में 4 मिनट में भी नहीं लगेगा। 10-15 सेकंड दो। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन बन सकता है तो कुछ ना कुछ मार्क करके आगे बढ़ जाओ। अगर लग रहा है कि बाद में बन सकता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बट रुक नहीं जाना 1-2 मिनट कि मैं तो इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा। ईगो को एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ के आना। लीगल मेरा बेस्ट सेक्शन है, मैं कैसे छोड़ दूं इसके क्वेश्चन को। मैथ्स मेरा बेस्ट सेक्शन है, मैं कैसे छोड़ दूं इस क्वेश्चन को। ये सब चीज एग्जाम सेंटर पे नहीं चलती, ठीक है। एग्जाम सेंटर में हमेशा ध्यान रखना, जो टफ आया सबके लिए आया, तो आपको उसको थोड़ा बच के बाकियों को सबसे अच्छे से पहले परफॉर्म करना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आप रुक रहे हो तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पे नहीं रुकना है। एंड दिस मेक्स मी टू कम टू माय नेक्स्ट पॉइंट, विच इज, अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ये हमेशा होगा एआर के सेक्शन में या फिर मैथ्स के सेक्शन में, कि आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है या कैलकुलेशन में बहुत इधर उधर हो रहा है या आप फंस चुके हो, तो ज्यादा टाइम बस मत वेस्ट करो। अगर आप किसी मैथ्स के क्वेश्चन में अचानक से फंस गए हो और 2-3 मिनट बस निकला है तो रोक दो वहीं पे, दूसरे सेक्शन को सॉल्व करके आओ, लास्ट में इसको फिर करना, बन जाएगा वो क्वेश्चन। हमेशा ऐसा होता है एआर और मैथ्स में। अगर क्वेश्चन में अटक गए हो, रोक दो वहीं पे, किसी और सेक्शन को सॉल्व करके आओ, मे बी जीके सॉल्व करके आ जाओ, लीगल रीजनिंग सॉल्व करके आ जाओ, सीआर सॉल्व करके आ जाओ। वो क्वेश्चन जब आप एक गैप के बाद आते हो वो बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं 2 सेक्शन के बीच में एटलीस्ट 10 सेकंड का तो ब्रेक रखना है। ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स मैं आपको बोल रहा हूं ना, कि पेपर स्टार्ट करने के पहले 10 सेकंड देखो क्या क्या चीजें आई है, सेक्शन के बीच में ब्रेक रखो, इन सबको आपको लग रहा होगा भैया टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ये एट द एंड 2 टाइम्स रिवॉर्ड आपको देते हैं आपके स्पीड के फॉर्म में। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो रोक दो, कुछ और सॉल्व करके आओ, वो फिर से बन जाएगा फॉर एआर एंड मैथ्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी एनिमेटेड ऑन द डी डे। मतलब एनिमेटेड इन द सेंस, हम क्या करते हैं पता है, यार मेरा आज एग्जाम है, मैं तो कुछ अलग ही करूंगा, आज मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, आज मैं आदर्श विद्यार्थी बन के जाऊंगा। वो चार्ट देखा होगा आपने बचपन में, आदर्श विद्यार्थी के गुण, सुबह 5 बजे उठ जाता है, कसरत करता है, हेल्दी खाने खाता है, अध्ययन में लग जाता है। ये सब नहीं करना है। अगर आप ऐसे हो तो करो। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, एग्जाम वाले दिन अगर आप एनिमेटेड रहोगे तो आप प्रेशर लोगे, अगर आप नेचुरल रहोगे तो आपके लिए वो बाकी दिन जैसा जाएगा। हमेशा ध्यान में ये रखो कि आपने इतने सारे दिन से आप जो करते हुए आ रहे हो, वही आपको एग्जाम वाले दिन भी करना है। मैंने क्या बोला है, मैं क्या सोच के अपना पेपर देने गया था, भाई मैंने 40 मॉक सॉल्व किए हैं, ये मेरा 41st मॉक होगा। भाई मैंने 50 मॉक सॉल्व किए, ये मेरा 51st मॉक होगा। अब क्या मैं अपने मॉक देने वाले दिन बहुत अलग अलग चीजें करने लग जाता हूं कि अब तो मुझे कुछ और करना है, मैं कुछ और करूंगा, मैं एकदम डिसिप्लिन इस तरीके से जाऊंगा, एनिमेटेड रहूंगा बहुत ज्यादा कि कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, एकदम फोकस्ड है। मतलब खुद को प्रेशराइज नहीं करना है ये चीजें अननेचुरल होके। अननेचुरल सराउंडिंग में ही आप सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल, एंशियस और प्रेशराइज्ड होते हो। तो क्या ध्यान में रखना है, मुझे वही चीजें हमेशा रिपीट करनी है एग्जाम वाले दिन भी जो मैं बाकी दिन करते हुए आ रहा हूं। अगर आपको आदत है टेस्ट वाले दिन 9 बजे 10 बजे उठने का, उठो 10 बजे, कोई नहीं रोक रहा है। अगर आपको आदत है जल्दी उठने का, जल्दी उठो। व्हाट आई एम सेइंग इज, डोंट चेंज योर डेली रूटीन ऑन द एग्जाम डे। एग्जाम डे आप जितना दिन को नॉर्मल रखोगे उतना कम पैनिक करोगे आप एग्जाम सेंटर पे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, दैट डोंट बी एनिमेटेड ऑन द डी डे, डू व्हाट यू ऑलवेज डू, बी योरसेल्फ। पिछले वीडियो में मैंने बोला था, इसमें ही बोल रहा हूं, नेचुरल रहो, ज्यादा एनिमेटेड नहीं होना है, प्रेशर होगा, अननेसेसरी प्रेशर लोगे। तो जैसा हर दिन करते हुए आ रहे हो वैसा ही उस दिन आपको करना है। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक जो हर कोई रिपीट करता है, सेंटर के बारे में आइडिया नहीं होना। देखो अगर आपका सेंटर 3-4 घंटे दूर है आपके एग्जाम हॉल से, तो मैं नहीं बोलूंगा कि 3-4 घंटे आप ट्रेवल करके जाओ। उसके पास में कोई होटल होगा या रूम होगा, वहां आप जगह ले लो, कोई रिलेटिव है आसपास तो उसके पास रह जाओ। क्योंकि एग्जाम सेंटर, एग्जाम वाले दिन 3-4 घंटे ट्रेवल करने में ना रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि पता नहीं रोड कैसा है, आपका मूड कैसा हो गया, किसी को ट्रैवल एंजाइटी है, किसी को मोशन सिकनेस है, किसी को कुछ है, किसी को एसी नहीं पसंद, किसी को वो थकान हो गया, एक्सर्शन हो गया, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मिनिमम 1 घंटा का डिस्टेंस हो तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा, बट अगर 2-3 घंटा है, 4 घंटा है, तो भाई सेंटर के पास एक रूम ले लो एक दिन के लिए, वहां रह जाओ, बहुत ज्यादा फायदा होगा इस चीज का।
नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट एंड माय लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, एग्जाम वाले दिन तो बिल्कुल नहीं। एग्जाम वाले दिन गलती से इमेजिन करो आपको एक बच्चा मिल गया, बोलता है भाई मैं ना 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, पिछले बार तो मेरा पता है मुझे एनयूजेएस मिल गया था, वो तो मैं 11th में था, इस साल में 12th में मुझे एनालिस्ट चाहिए। अब आपने इमेजिन किया यार ये तो 2 साल से कर रहा है। फिर एक बच्चा मिल गया आपको, यार ये तो 1 साल से कर रहा है। फिर आपको ध्यान में आ रहे मेरे दोस्त भी तो हैं, उन्होंने तो 8-8 टाइप की कंपेंडियम की है, उन्होंने तो हर महीने के 3-3 कंपेंडियम किए, एक ने तो 100% दृष्टि आईएएस किया हुआ है। अब फिर आपको तीसरा चीज याद आ गया, हाँ मेरा दोस्त भी ना ये दूसरा तरीका सजेस्ट किया था, मुझे ना उसका वाला सजेशन मान लेना था, यार मुझे भी ना उस दोस्त के जैसे तैयारी करनी थी। अगर ये चीज करोगे एग्जाम वाले दिन, क्या कुछ बदल सकते हो? एग्जाम के दिन नहीं बदल सकते हो। क्या आपके जो दोस्त ने स्ट्रेटेजी फॉलो की है, या जो बच्चा 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है, या जिसने 10 कंपेंडियम किए हैं, क्या इन सब ने क्लैट अभी क्रैक किया है? नहीं किया है। तो ये क्यों सोच रहे हो कि उनकी स्ट्रेटेजी सही है, मेरी स्ट्रेटेजी गलत है? तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, कभी भी दूसरे को कंपेयर मत करना। देखो मैं हमेशा बोला हूं, आपके क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली वीडियो में भी मैंने ये लाइन बोला था, और आज आपके डी डे दिन सजेस्ट करने वाली वीडियो में भी यही सेम लाइन बोल रहा हूं कि क्लैट क्रैक करने के 1000 तरीके हैं, और आपका तरीका मे बी 900 तरीका और आपके दोस्त का 850, दोनों क्रैक कर सकते हो। सो बैक योर प्रिपरेशन टेक्निक ऑन द डी डे। The worst thing you can do on the exam day is doubting your preparation technique कि मैं कुछ गलत करके आ रहा हूं एग्जाम डे पे। बाद में एनालाइज करना कि क्या हुआ है मेरे साथ, क्या गलतियां मुझसे हुई थी। एग्जाम वाले दिन जो भी चीजें आपने की है, बैक एवरीथिंग कि मैंने ये इस रीजन से किया है, मैंने अपनी मर्जी से किया है, मैंने ये क्लैट प्रिपरेशन किससे किया है। कभी भी उसको डाउट मत करो कि हाँ यार उसने तो ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। ये नहीं चलेगा, आप वैसा कर भी नहीं सकते, और इसका यह मतलब नहीं कि आपने जो किया है वो उसने जो किया है वो गलत है। आपके पास चांस है ये प्रूफ करने का कि आपने जो किया है वो सही है और उसने जो किया है वो गलत है, और वो चांस है वो 2 घंटे, और ये 2 घंटे आपके छिन जाएंगे अगर आप इस चीज में लग जाते हो कि यार मुझे ये कर लेना था, ये कर लेना था, मैंने गलत तरीके से प्रिपेयर किया और दूसरे से हमने कंपेयर कर लिया। बहुत बार आपके माइंड में आएगा कि यार मैं 2 महीने से प्रिपेयर करने वाला 1 साल वाले 2 साल वाले से कैसे कंपेयर करूंगा, मैं 6 महीने से प्रिपेयर करने वाला 1 साल वाले से कैसे कंपेयर करूंगा। ये कुछ नहीं होता भाई, वो एग्जाम वाले 2 घंटे हर किसी के लिए 0 लेवल से गेम शुरू होता है, और अगर आपने 2 घंटे दिए और आपको पैसेज पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, बेसिक मैथ्स और जीके पता है, तो आप भी उतने ही केपेबल हो क्लैट क्रैक करने के लिए जितना 2 साल से बंदे ने प्रिपेयर किया है। तो खुद पे डाउट मत करो कि मैं 2 महीने से किया हूं, ये टेक्निक मैंने नहीं की, वो टेक्निक मैंने नहीं की, ये तो इस ऑफलाइन सेंटर से या इंडिया के सबसे बड़े सेंटर से, इस सेंटर से पहले AIR-1 आया था, या इस बंदे ने 100 मॉक किया, मैंने सिर्फ 20 मॉक किए। ये कुछ सोचने से फायदा नहीं होगा, फायदा सिर्फ एक चीज से होगा कि उस 2 बजे हर किसी के लिए एग्जाम 0 लेवल पे शुरू होगा, और सिर्फ वही क्रैक करेगा जो अपना बेस्ट वहां पे देके आएगा, और बेस्ट वही देके आएगा जो प्रेशर से दूर है, जो पैनिक से दूर है, जो किसी भी टाइप के टेंशन से दूर है, जो सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कर रहा है और उस 2 घंटे में अपना बेस्ट देगा। आई होप आप समझ गए होगा आपके डी के दिन आपको क्या करना है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, एंड अपने एनर्जी को डाउन मत करो, माय एनर्जीज आर ऑलवेज विद यू। टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, बस इन चीजों को ध्यान में रखना एग्जाम वाले दिन, और अपना बेस्ट देके आपको आना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।